जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए था, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में लोग उसका शादी करा देते थे। अब लड़का घर संभालेगा कि शादी अपना देखेगा कि शिक्षा ग्रहण करेगा। लड़की ना घर से बाहर जाएगी, ना कोनो स्कूल में पढ़ेगी, ना शिक्षा का विकास होगा। जो लोग धनवान व्यक्ति थे, रिच पर्सन थे, उनके यहाँ तो शिक्षा अर्जित हो जाता था, क्योंकि वो मास्टर साहब को सीधा कह देते थे कि इतना पैसा लीजिए, घर आके पढ़ा दीजिए। हमारा लड़की पढ़ने आपके यहाँ नहीं जाएगी, आप खुद आके हमारे लड़कियों को घरे पढ़ा दीजिए। पैसा में बहुत ताकत होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ये ताकत पहले भी था और आज के ज़माना में भी चल रहा है। बड़े बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। कि दुनियादारी को भुलाकर क्यों ना खुद को संभाला जाए। जनाब, दुनियादारी को भुलाकर क्यों ना खुद को संभाला जाए, और वहाँ बात करने का क्या मतलब जहाँ बात बात पर मतलब निकाला जाए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका अपना राहुल सर स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल साइंस बाय राहुल सर PCB में। आज फिर से आपके करियर से रिलेटेड एक पावरफुल वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हूं, जिसमें हम चर्चा करेंगे दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी के BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जिसका नाम है प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का वर्णन। तो आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक एक एक करके बताएंगे कि प्राचीन भारत में नारी शिक्षा के क्या विशेषताएं थी, प्राचीन भारत में नारी शिक्षा कैसे दी जाती थी, उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त थे। अगर आप इसके पीछे वाला वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें, क्योंकि हमने उसमें प्राचीन इतिहास के पेपर 1 और पेपर 2 के अनेकों महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में विस्तार पूर्वक एक एक करके सभी जानकारियों को चार्ट के माध्यम से आपके दिलो दिमाग तक पहुंचाने का प्रयास किया है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर तुरंत देखें। तो जिन भाई बंधुओं के प्राचीन इतिहास के पेपर 2 का कोर्स कोड AAC 204 है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम इस वीडियो में आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि प्राचीन भारत में नारी शिक्षा किस प्रकार दी जाती थी, नारी शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य थे, नारी शिक्षा के कौन कौन सी विशेषताएं थी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्राचीन भारत में नारियों के लिए शिक्षा के क्या प्रबंध किए गए थे, वे किस तरह की शिक्षा ग्रहण करती थी, शिक्षा के रूप में किन किन चीज़ों के ज्ञान वे हासिल करते थे, किन किन विषयों को पढ़ाया जाता था, उसके बारे में हम लोग एक एक करके विस्तार पूर्वक समझेंगे। प्राचीन भारत में अलग अलग काल में नारियों की शिक्षा की स्थिति अलग अलग बताई जाती है। जैसे बुद्ध काल में नारियों की शिक्षा की स्थिति अलग थी, वैदिक काल में नारी शिक्षा का प्रचलन अलग तरह का था, उस समय की विशेषताएं अलग मानी जाती है, ब्राह्मण काल में अलग मानी जाती है, और ये काल में अलग मानी जाती है, गुप्त काल में अलग मानी जाती है। तो इन सभी काल के बारे में हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि आपके एग्जाम में प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे। तो प्रश्न आपका दे सकता है कि प्राचीन भारत में नारी शिक्षा पर टिप्पणी लिखें, या प्राचीन भारत में नारी शिक्षा के विशेषताओं का वर्णन करें, या प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का वर्णन करें। तो अलग अलग तरीके से आपका एग्जाम में क्वेश्चन दे सकता है। तो आप उसका आंसर कैसे देंगे? तो सबसे पहले ऊपर आप हेडिंग बनाएंगे और लिखेंगे प्राचीन भारत में नारी शिक्षा का वर्णन। अब वहाँ से डैश देकर लिखना शुरू करेंगे। प्राचीन भारत में अलग अलग समय में या अलग अलग काल में नारी शिक्षा के अलग अलग विशेषताएं हैं, साथ ही साथ शिक्षा अर्जित करने के तरीके और उनके नियम कानून अलग अलग बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ मुख्य इस प्रकार हैं। अब पहला नंबर पॉइंट देंगे और वहाँ से लिखना शुरू करेंगे वैदिक कालीन नारी शिक्षा। इसका मतलब कि वैदिक काल में नारी शिक्षा के क्या विशेषताएं थी, क्या क्या शिक्षा दी जाती थी, कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते थे, उसको समझेंगे। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है लड़का तथा लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में समान अधिकार प्राप्त होना। इसका मतलब कि वैदिक काल में लड़का तथा लड़कियों को एक समान अधिकार प्राप्त था। जिस प्रकार से लड़कों को अधिकार दिया जाता है कि वे शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक वैसे ही वैदिक काल में लड़कियों को भी पूर्ण अधिकार दिया गया था। जरूरी नहीं है कि सिर्फ लड़के ही डॉक्टर, मास्टर, वकील बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, CA बनेंगे, तो ये जरूरी नहीं है। लड़कों के साथ साथ लड़कियाँ भी डॉक्टर बन सकती हैं, लड़कियाँ भी वकील बन सकती हैं, लड़कियाँ भी इंजीनियर बन सकती हैं। किस काल में? वैदिक काल में। तो लड़का और लड़कियों को समान अधिकार प्राप्त था शिक्षा के क्षेत्र में। किस काल में? वैदिक काल में। अगर हम उस समय के विषय की बात करें, मतलब कि वैदिक काल में कौन कौन से विषय की पढ़ाई होती थी उस समय? वेद, वेदांग, ज्योतिष, व्याकरण, मीमांसा और चिकित्सा शास्त्र। इसके अलावा अन्य और कई विषयों की पढ़ाई पहले कराई जाती थी।
और ये जो विषय हैं ये लड़का और लड़की दोनों पे लागू होता है। मतलब कि ये सभी विषय लड़कों को भी पढ़ाया जाता था और लड़कियों को भी पढ़ाया जाता था। किस काल में? वैदिक काल में। अगला नंबर पॉइंट है शिक्षा प्रारंभ से पहले उपनयन संस्कार कराना। इसका मतलब कि उपनयन संस्कार लड़का और लड़की दोनों के लिए लागू होता था। उपनयन संस्कार सिर्फ लड़का का ही नहीं कराया जाता था, उपनयन संस्कार लड़कियों को भी कराया जाता था। अब आप सोचेंगे कि उपनयन संस्कार क्या है? इसका हम विस्तार पूर्वक एक वीडियो बना चुके हैं कि 16 संस्कार कौन कौन से होते हैं, किस संस्कार का क्या लाभ होता है, किस संस्कार का क्या उद्देश्य होता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि उपनयन संस्कार क्या होता है और ये क्यों कराया जाता है। तो वैदिक काल में लड़का और लड़कियों दोनों के लिए ये लागू होता था कि शिक्षा प्रारंभ होने से पहले, मतलब कि पढ़ाई की शुरुआत करने से पहले उपनयन संस्कार कराना जरूरी होता था। किसके लिए? लड़का और लड़की दोनों के लिए। किस काल में? वैदिक काल में। अगला नंबर पॉइंट है लड़कों के समान लड़कियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना। मतलब कि सिर्फ लड़का ही ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करेंगे, लड़का के साथ साथ लड़कियों को भी ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा। जो नियम लड़का के लिए है सेम वही नियम लड़कियों के लिए भी है। किस काल में? वैदिक काल में। तो ब्रह्मचर्य का पालन लड़का भी करेंगे और लड़की भी करेंगे। नारी शिक्षा की अगर हम बात करें, विषय तो बहुत सारा पढ़ाया जाता था, लेकिन पूर्ण रूप से नारियों को क्या क्या सिखाया जाता था? तो नारियों को सिलाई सिखाया जाता था, बुनाई सिखाया जाता था, कताई सिखाया जाता था, नृत्य गान सिखाया जाता था। इन सब की शिक्षा लड़कियों के लिए दिया जाता था। कौन कौन से? सिलाई, बुनाई, कताई, नृत्य गान, ये सब शिक्षा किसके लिए? लड़कियों के लिए, नारियों के लिए। कृषि कार्य में नारियों की भागीदारी। जिस तरह से कृषि कार्य में, कृषि का मतलब होता है खेती बाड़ी करना, तो खेती बाड़ी करने में लड़का सहयोग देता है, ठीक वैसे ही वैदिक काल में लड़कियां भी सहयोग करती थी, लड़कियां भी भागीदार बनती थी। किसके? कृषि कार्य के। आजकल भी आप देखे होंगे कि गांव नगर में जो खेती होता है, घर पे अनाज सुखाना या उसको इकट्ठा करना या उसको साफ सफाई करना, ये सब काम लड़कियां करती हैं, अपने माता पिता का सहयोग करती हैं। तो ये परंपरा वैदिक काल से ही चलता आ रहा है कि खेती करने में, कृषि कार्य करने में लड़कियों का पूर्ण भागीदारी होता था। लड़के भले ही महटिया के निकल जाएंगे, लेकिन लड़कियां अपना पूरा काम जिम्मेदारी से करती हैं। तो ये किस काल की बात हो रही है? वैदिक काल की बात हो रही है। अब हम लोग समझेंगे दूसरा नंबर पॉइंट, बौद्धकालीन नारी शिक्षा। अभी हम लोग समझ रहे थे वैदिक कालीन शिक्षा, लेकिन अब समझेंगे बौद्धकालीन नारी शिक्षा। बुद्ध के समय में नारियों की शिक्षा की क्या स्थिति थी, नारियों को किस प्रकार की शिक्षा दी जाती थी। किस काल में? बौद्ध काल में। सबसे पहला पॉइंट इसमें आता है शिक्षा का पूर्ण प्रचलन का अभाव। इसका मतलब कि बौद्ध काल में नारियों के शिक्षा पर विशेष बल नहीं दिया जाता था। विशेष बल नहीं देने का अनेकों कारण था, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। उच्च तथा व्यवसाय वर्ग तक ही सीमित रहा। इसका मतलब कि बुद्ध के काल में सभी नारियों के लिए शिक्षा उपलब्ध नहीं कराया जाता था, सभी नारी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती थी, सिर्फ उच्च तथा व्यवसाय वर्ग तक ही सीमित रहा। इसका मतलब कि जो लोग रुपया पैसा वाले थे, जो लोग धनवान थे, जो रिच पर्सन थे, केवल रिच पर्सन के लड़कियां ही शिक्षा ग्रहण कर पाती थी। किस काल में? बौद्ध काल में। तो यहाँ क्या दर्शाया गया है? उच्च तथा व्यवसाय वर्ग तक ही सीमित रहा। इसका मतलब कि शिक्षा का पूर्ण रूप से अभाव था, इतना ज़्यादा प्रचलन में शिक्षा नहीं था पहले। किस काल में? बौद्ध काल में। तो शिक्षा का प्रचलन पहले भी था, लेकिन किसके लिए? उच्च वर्ग के लोगों के लिए, व्यवसायिक वर्ग के लोगों के लिए, निम्न श्रेणी के जो लोग थे, मिडिल क्लास फैमिली से जो लोग थे, वे लोग के लिए शिक्षा उतना ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। किस काल में? बौद्ध काल में। अगला नंबर पॉइंट है बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा का प्रचलन। शिक्षा अधिक न होने का एक ये भी कारण है कि बाल विवाह उस समय प्रचलित था। बाल विवाह का मतलब होता है कि जब लड़का लड़की का उम्र छोटा रहता था, उसी समय शादी कर दिया जाता था। अब ये बताइए कि जिस उम्र में लड़का को पढ़ाई कराना था, उस उम्र में आप उसका शादी कर दीजिएगा तो पढ़ेगा ना भला? तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। जैसे ही उसका शादी हुआ तो उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। वो पढ़ाई करने के बजाय वो क्या सोचेगा कि रुपया पैसा कमाया जाए, घर चलाया जाए, घर संसार चलाया जाए। तो पढ़ने के बजाय वो किस पे ध्यान देने लगा? पैसा कमाने के ऊपर। काहे कि पढ़ाई से घर चलने वाला तो था नहीं, उस समय पैसा चाहिए, और आजकल भी पैसा चाहिए घर चलाने के लिए। तो बाल विवाह का प्रचलन था और पर्दा प्रथा का भी प्रचलन था। पर्दा प्रथा का मतलब होता है कि घर की महिलाएं, घर की लड़कियां, घर की नारियां पर्दा के अंदर रहेंगी, घर की चार दीवार के अंदर रहेंगी ना, तो बाहर निकलेंगी तब तो जाके कोनो स्कूल में पढ़ पाएंगी, कोनो स्कूल में जाके शिक्षा ग्रहण कर पाएगी।
तो बाल विवाह और पर्दा प्रथा इस समय बहुत ज़्यादा प्रचलित था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षा उतना ज़्यादा नहीं मिल पाता था। और जो लोग रुपया पैसा वाले लोग थे वो टीचर को अपने ही घर पर बुला लेते थे कि आइए हमारे यहाँ होम ट्यूशन दीजिए, जैसे आजकल होता है। ज़्यादा पैसा वाले लोग क्या करते हैं, टीचर के घर स्टूडेंट नहीं जाएगा, टीचर को ही एक्स्ट्रा पैसा दे के कह दिया जाएगा कि आ जाइए हमारे ही घर आके हमारे बच्चों को पढ़ा दीजिए। तो ये प्रचलन पहले से चलता आ रहा है। किस काल से? बुद्ध काल से। तो जो रुपया पैसा वाला लोग थे वो तो टीचर को अपने घर बुला के बच्चों को पढ़वा लेते थे, लेकिन जो नॉर्मल क्लास के लोग, जो मिडिल क्लास के लोग थे, उनके पास उतना ज़्यादा पैसा होता नहीं था। अब बाल विवाह, अब पर्दा प्रथा पहले ही से प्रचलन में था, जिसका नतीजा हुआ कि न लड़की घर से बाहर निकलेगी न पढ़ने के लिए जाएगी। तो शिक्षा का पूर्ण प्रचलन नहीं होने का एक और ये भी कारण है कि बाल विवाह का प्रचलन होना, मतलब जिस उम्र में लड़का लड़की को पढ़ना चाहिए था वही उम्र में इसमें शादी करा दिया जाता था। अब शादी हो जाएगा तो लड़का पढ़ने जाएगा कि घर संभालेगा। तो ये भी कारण हो सकता है। नारी शिक्षा के लिए अलग मठों या विहारों की व्यवस्था, इसका मतलब कि लड़कियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए, नारियों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए अलग अलग मठ बनाए गए थे, विहार बनाए गए थे। बिहार का मतलब यहाँ बिहार राज्य वाला बिहार मत समझ लीजिएगा। बिहार राज्य का मतलब एक ऐसा जगह बनाया जाता था, एक ऐसा भवन का निर्माण कराया जाता था जहाँ बौद्ध काल में लड़कियाँ जाकर पढ़ती थी, वहाँ रह के पढ़ती थी। एक तरह से आजकल के ज़माना में समझ लीजिए कि गर्ल हॉस्टल बनाया गया था। जिस तरह से गर्ल हॉस्टल आजकल के ज़माना में बन रहा है, ठीक वैसे ही पहले के ज़माना में मठ बनाए गए थे, अनेकों विहार बनवाए गए थे। किसके लिए? नारियों को पढ़ने के लिए। तो यहाँ जाके कौन लोग पढ़ेंगे? जो रुपया पैसा वाले लोग हैं, वही ना। अब अपने यहाँ गर्ल हॉस्टल में कौन लोग भेजेंगे? जिसके घर पे पैसा है। ब्रह्मचर्य का पालन करना, मतलब कि मठ में जो लड़कियाँ रहती थी, बिहार में जो लड़कियाँ रहती थी, उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना था। इसका मतलब कि अपने मन से वहाँ कुछ भी नहीं करना था, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वहाँ रहेंगे और शिक्षा ग्रहण करेंगे। कहाँ? मठ और बिहार में। अगला नंबर पॉइंट है जैसे, एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है, मतलब कि कुछ महिलाएं बौद्ध काल में ऐसी थी जो पढ़ लिख के कुछ अच्छा काम किए, दुनिया में अपना नाम रोशन किए, दुनिया में प्रसिद्ध हुए, दुनिया में चर्चित हुए। जैसे उनका एग्जाम्पल समझिए, प्रभु देवी, विजयांका, शील भट्टारिका। तो ये सब जो महिलाएं थी ये बौद्ध काल की महिलाएं हैं। और ये किस क्षेत्र में अपना योगदान दिए हैं? साहित्यिक क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। अनेकों प्रकार के साहित्य की रचना करने में, अनेकों प्रकार के साहित्य के निर्माण करने में ये सब महिलाएं अपना महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं। पहले शिक्षा का प्रचलन उतना ज़्यादा नहीं था जितना आज के ज़माने में हो गया है। आजकल लड़का और लड़की दोनों एक समान पढ़ने जा रहे हैं। जितना अधिकार लड़का को प्राप्त था उतना ही अधिकार लड़की को प्राप्त था। तो बुद्ध के काल में उतना ज़्यादा प्रचलन नहीं था, लेकिन वैदिक काल में प्रचलन था। वहाँ पे लड़का लड़की का समान अधिकार दिया जाता था। लड़का भी डॉक्टर मास्टर वकील बनता था, लड़की भी डॉक्टर मास्टर वकील बनती थी। तो वैदिक काल में हम लोग नारी शिक्षा की विशेषता और उसके महत्व समझ चुके हैं, बुद्ध काल में भी समझ चुके हैं। अब तीसरा नंबर समझेंगे, ब्राह्मण कालीन नारी शिक्षा, मतलब कि ब्राह्मण काल में नारियों की स्थिति कैसी थी शिक्षा के क्षेत्र में। तो सबसे पहले इसमें पॉइंट आता है बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा। बाल विवाह तथा पर्दा प्रथा के प्रचलन के कारण शिक्षा के विकास कम होना। जिस प्रकार से बौद्ध काल में बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक था, ठीक वैसे ही ब्राह्मण काल में भी बाल विवाह और पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक था, जिसका नतीजा ये हुआ कि शिक्षा का विकास कम हो पाया। क्योंकि बाल विवाह का मतलब क्या हुआ कि जिस उम्र में बच्चों को शिक्षा देना चाहिए था, जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए था, उस उम्र में लोग उसका शादी करा देते थे। अब लड़का घर संभालेगा कि शादी अपना देखेगा कि शिक्षा ग्रहण करेगा। और पर्दा प्रथा का मतलब हुआ कि घर से बाहर निकलवे नहीं करना है, घर के अंदर ही रहना है। घर की जो भी लड़कियाँ रहती थी, घर के जो भी महिलाएँ हैं, वो चार दीवारी के अंदर रहती थी। तो लड़की ना घर से बाहर जाएगी, ना कोनो स्कूल में पढ़ेगी, ना शिक्षा का विकास होगा। तो पहले ज़माना का ये हाल था। पर्दा प्रथा का प्रचलन अधिक था, बाल विवाह होता था, जिसका नतीजा क्या हुआ कि शिक्षा का विकास नहीं हो पाया। किस काल में? ब्राह्मण काल में। अगला नंबर पॉइंट इसमें आता है धार्मिक शिक्षा में समान अधिकार। धार्मिक शिक्षा में समान अधिकार प्राप्त थे, लड़का और लड़की को समान अधिकार प्राप्त थे कि धार्मिक शिक्षा वे ग्रहण कर सकते हैं, वेदों की शिक्षा ले सकते हैं, वेदांगों की शिक्षा ले सकते हैं, महाकाव्यों की शिक्षा ले सकते हैं। लड़का और लड़की दोनों के लिए ये नियम लागू होता था। इसका मतलब कि लड़का भी पूजा करने जा सकता है, लड़का भी मंदिर जा सकता है, लड़की भी मंदिर जा सकती है। मतलब कि धर्म से रिलेटेड जितने भी शिक्षा हैं उस पर यह नियम लागू था, लड़का और लड़की दोनों के लिए। अगला नंबर पॉइंट आता है उच्च वर्गीय समाज में शिक्षा का विकास होना।
इसका मतलब कि जो लोग थोड़ा सा रुपया पैसा में आगे थे, जो लोग धनवान व्यक्ति थे, रिच पर्सन थे, उनके यहाँ तो शिक्षा अर्जित हो जाता था, क्योंकि वो मास्टर साहब को सीधा कह देते थे कि इतना पैसा लीजिए, घरे जाके पढ़ा दीजिए, हमारा लड़की पढ़ने आपके यहाँ नहीं जाएगी, आप खुद आके हमारा लड़किया को घरे पढ़ा दीजिए। तो ये काम पहले भी होता था और आज भी हो रहा है। जो लोग भी पैसा वाले हैं उनके यहाँ के लड़के पढ़ने के लिए टीचर के घर नहीं जाते हैं, टीचर उनके घर खुद आके पढ़ाते हैं। किसके बल पर? पैसा के बल पर। तो पैसा में बहुत ताकत होता है, ये बात आपको मानना पड़ेगा। ये ताकत पहले भी था और आज के ज़माना में भी चल रहा है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग लोग कहावत कहते हैं कि बाबू ना भैया सबसे बड़ा रुपया। तो पैसा में बहुत ताकत होता है। पहले के ज़माना में भी ऐसा होता था। उच्च वर्ग के जो लोग थे, उच्च वर्ग के जो पैसा वाले लोग थे या जो धर्म के दृष्टि से उच्च थे, उनके यहाँ की जो लड़कियाँ होती थी वे शिक्षा ग्रहण कर लेती थी, उनके लिए व्यवस्था उपलब्ध था। लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग थे, जो निम्न वर्गीय लोग थे, वे बढ़िया से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते थे। किस काल में? ब्राह्मण काल में। तो ये आपके प्राचीन भारत में नारी शिक्षा के कुछ विशेषता और उसके खासियत थे। उम्मीद है कि सब कुछ आपको बढ़िया से समझ में आया होगा और इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिनों पश्चात होने वाले 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम में काफ़ी सहूलियत मिलेगी। आपके मन में अगर कोई डाउट है, कोई प्रश्न है, कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आप इस तरह से और कौन से टॉपिक से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट में बताना न भूलें। लौटेंगे बहुत ही जल्द किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।